ओके, तो अब ग्रेविटी एनोमली भी ऊपर आ गया था। ग्रेविटी एनोमली मेरे को पता है यार, इक्वेटर के ऊपर जो ग्रेविटी होती है वो कम होती है पोल से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस वो ज़्यादा होता है, यहाँ पे रेडियस कम होता है। कितना कम होता है? 0.5% का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। विच इज़ नियरली 5300 5300 मिली गैल, 5300 मिली गैल, ठीक है। इतना फ़र्क पड़ता है। फिर कुछ मेथड होता है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट का मेथड होता है और एक रिलेटिव मेजरमेंट का मेथड होता है। जो एब्सोल्यूट होता है उसमें हम पेंडुलम मेजरमेंट से डायरेक्टली जी निकाल लेते हैं। यहाँ पे फ्री फॉल मेथड होता है जिसमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर का यूज़ होता है, जो कि सेमी सिल्वर्ड होता है। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस मिलती है वहाँ पे मेरे को। साइनसोइडल फ्लक्चुएशन होता है, सेम एम्पलीट्यूड रहता है। रेसिडुअल एयर की वजह से वहाँ पे रेजिस्टेंस आता है और इस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए मैं यहाँ पे रेट्रो रिफ्लेक्टर का यूज़ करता हूँ सिंपली। ये भी मेरा जो है एब्सोल्यूट मेथड में आता है। फिर राइज एंड फॉल मेथड, ये भी मेरा एब्सोल्यूट मेथड में आता है। इसमें क्या क्या मेरा, इसमें मैं टू वे ट्रैवल टाइम को काउंट करता हूँ, जबकि मुझे सिर्फ फॉल टाइम चाहिए होता है। Z1 एंड Z2 मेरी दो स्लिट की जो डेप्थ होती है वो होती है, और जो कि यहाँ पे मैं अपर साइड से लेता हूँ हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्लाइट से, वहाँ से H1 H2 Z1 Z2 आता है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जब यहाँ पे मैं जो है काउंट कर रहा हूँ टू वे ट्रैवल टाइम T2, तो यहाँ पे अगर मैं छोटा T2 निकालूंगा विच इज़ जस्ट फॉर फॉल, देन आई हैव टू डिवाइडेड बाई 2। नाउ यूजिंग द वेलोसिटी फार्मूला Z1 इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। टी की वैल्यू T/2 रख दी मैंने यहाँ पे, Z1 Z2 की वैल्यू रख दी। डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स, या फिर जो मेरे सोर्स हैं, ये दो दो स्लिट्स हैं, उनके बीच में, डिटेक्टर्स के बीच में जो डी है वो मेरा Z2/Z1 होगा। उनकी वैल्यू मैंने यहीं से उठा के डाल दी। फिर मेरे को जी की वैल्यू मिल जाएगी 8D में T1 स्क्वायर माइनस में T2 का स्क्वायर। और क्योंकि इसमें सिमेट्रिकली दो सब चीज़ें प्लेस है, तो यहाँ पे जो भी एक राइज के टाइम पे जो भी हम डाटा लेंगे, एक फॉल के टाइम पे डाटा लेंगे, दोनों में सिमेट्री होगी, तो यहाँ पे ड्रैग इफेक्ट जो है रिड्यूस हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज ड्रैग अपोजिट होगा मेरी हर कॉम्पोनेंट की रीडिंग में। फिर रिलेटिव मेजरमेंट जो होता है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट में तीन हो गए यहाँ पे, पेंडुलम हो गया, फ्री फॉल हो गया, और राइज एंड फॉल हो गया। यहाँ पे अब हम रिलेटिव मेजरमेंट की बात करेंगे तो हम यहाँ पे ग्रेविमीटर का यूज़ करते हैं। ग्रेविमीटर को हम रिलेटिव किसके यूज़ करेंगे? रिलेटिव के लिए हम हुक्स लॉ को लेके आएंगे, क्योंकि हमको एक कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए। रेफरेंस पॉइंट जब तक है तब तक हुक्स लॉ चलता है और वो स्टेबल टाइप का ग्रेविमीटर होता है। बट जैसे ही हम उसको रेफरेंस पॉइंट को हम जीरो कर देते हैं कि लाइक हमेशा हमेशा जो भी रीडिंग मिले हम उसको यूज़ कर लें, तो उसको हम बोलते हैं जीरो लेंथ स्प्रिंग। जब हमारी स्प्रिंग की लेंथ को हम रेफरेंसली जीरो मान लेते हैं, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा ट्विस्ट देना पड़ता है स्प्रिंग को, ताकि उसकी जो इनिशियली लेंथ है वो जीरो हो जाए। इसलिए यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें कोई डिफ्लेक्शन है ही नहीं स्टार्टिंग में स्प्रिंग में मेरे, ठीक है। उसके बाद फिर करेक्शन, जी मेजरमेंट, बहुत सारी करेक्शन है, उनकी बात करते हैं अभी। सबसे पहले टेरेन करेक्शन। टेरेन करेक्शन हमेशा ऐड होगी। हमेशा ऐड क्यों होगी भाई? क्योंकि अगर कोई भी पहाड़ी है, हिल है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा मास है, तो वो क्या करेगा? अब अपना ऊपर अट्रैक्ट करेगा। अगर वो अपोजिट एक्ट करेगा तो यहाँ पे मेरे को जी की वैल्यू जो है कम मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और यहाँ पे अगर कोई वैल्यू है तो यहाँ पे क्या होगा? मेरा वहाँ पे मास नहीं है, तो यहाँ पे मेरी जी की वैल्यू ऑटोमेटिकली ही कम आएगी, तो मेरे को यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। तो मेरी जो टेरेन की करेक्शन है वो हमेशा ही ऐड होने वाली है। टेरेन करेक्शन के बाद हम चलते हैं बूगर करेक्शन के ऊपर। बूगर करेक्शन में भी जो है हम प्लेट करेक्शन करते हैं, बेसिकली कितनी उसकी विड्थ है वो देखते हैं। अब इसकी वैल्यू आगे आएगी, बट ये समझ ले कि अगर ये अबव है, अगर जो तेरा मास का जो चंक है ये तेरा अगर सी लेवल से अबव है, तो वहाँ पे तेरे को नेगेटिव बूगर करेक्शन मिलेगी। अगर ये बिलो है तो तेरे को वहाँ पे पॉजिटिव बूगर करेक्शन मिलेगी। बूगर इज इक्वल टू बिलो वाटर, बूगर इज इक्वल टू बिलो वाटर पॉजिटिव, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी रहती है? इसकी वैल्यू जनरली क्रिस्टल रॉक के अराउंड रहती है 0.1 मिलीगैल पर मीटर, 0.1 मिलीगैल पर मीटर के अकॉर्डिंग निकालता हूँ मैं, ठीक है। जैसे ही बूगर प्लेट करेक्शन हो गई, इसके बाद फिर मैं आता हूँ फ्री एयर करेक्शन के ऊपर। अब फ्री एयर करेक्शन में अगर कोई बॉडी मेरी ऊपर है, सी लेवल से ऊपर है, तो वहाँ पे मेरा जो आर है इफेक्टिवली वो बढ़ रहा है, यानी कि मेरा जो जी मीजर्ड की वैल्यू आएगी, जो मैं ग्रेविटी मीजर्ड करूँगा वहाँ पे वो कम आएगी। इसलिए मेरे को वहाँ पे एक्स्ट्रा जो करेक्शन है वो मेरे को ऐड करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं अबव करता हूँ तो ऐड होता है एयर इज इक्वल टू अबव इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। बूगर इज इक्वल टू बिलो इज इक्वल टू प्लस, तो ये दोनों की प्लस प्लस कंडीशन आ गई। जबकि अगर ये बिलो सी लेवल होगी तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। बिलो सी लेवल में क्या दिक्कत है? बिलो सी लेवल में तो यहाँ पे आर कम हो जाएगा, इफेक्टिव जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो डेल्टा जी मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.3 मिलीगैल पर मीटर, ठीक है। उसकी कितनी थी? 0.1। तो अगर मैं इफेक्टिव निकालूंगा, क्योंकि डेल्टा जी फ्री करेक्शन और डेल्टा जी बूगर का ये दोनों अपोजिट रहने वाले, तो अगर मैं इसका नेट निकालूंगा तो वो आएगा मेरा 0.2 मिलीगैल पर मीटर, ठीक है। जो कि अगर मैं अबव द सी हूँ तो मैं ऐड करूंगा, बिलो द सी हूँ तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, बिकॉज मेरा जो मैग्नीट्यूड है वो मेरा फ्री एयर का ज़्यादा है इनमें, ठीक है, 0.3 है। अब मैं आगे बात करता हूँ, ये सिंगल करेक्शन हो गई। इफ़ ग्रेविटी इज मेजर्ड इन मूविंग व्हीकल, तो हम उसको एटवोस करेक्शन बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए जी टाइप लिखते हैं, अदरवाइज कोई उसका यूजुअली कोई ये भी नहीं है इसके अंदर लोरी में। फिर लेटिट्यूड अगर करेक्शन में देखूंगा तो मैं सब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ फ्रॉम द मेजर्ड वैल्यू।
ठीक है। लैटिट्यूड करेक्शन को मैं हमेशा सब्ट्रैक्ट करता हूँ मेरी वैल्यू में से, बिकॉज जैसे ही मेरी मेजर्ड वैल्यू आएगी वो किसी उसके ऊपर आएगी, लैटिट्यूड के ऊपर, ठीक है। एंड जब जब मैं पोल की तरफ जाता जाऊँगा तो मेरी ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो मेरी जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा ही आएगी, इसलिए मेरे को वहाँ पे कम करने के लिए लैटिट्यूड करेक्शन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसकी लैटिट्यूड करेक्शन कितनी होती है, वो होती है मेरी 0.81 0.81 साइन टू लैम्डा, 0.81 साइन टू लैम्डा, 0.81 साइन टू लैम्डा, बेसिकली साइन टू लैम्डा के साथ में ये वेरी करती है मेरी, करेक्ट, ओके। साइन टू लैम्डा से वेरी करता है मेरा लैटिट्यूड भी है। फिर अगर मैं टेरिन करेक्शन की बात करूँ तो टेरिन करेक्शन इज 0 अंडर द रूट r1 h² माइनस R1, माइनस में r प्लस में h का स्क्वायर, हमेशा यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि हम डेल्टा जी लेते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, ठीक है। तो r प्लस h का स्क्वायर माइनस में R1 का स्क्वायर माइनस में R1 का स्क्वायर और माइनस में R2 माइनस में R2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को डेल्टा जी आ जाएगा, इसको मुझे फाइनल वैल्यू में ऐड करना है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी टेरिन की वजह से मेरे को लॉस ही लॉस होता है। फिर बूगर का प्लेट करेक्शन की बात करूँ अगर मैं, ट्रेन करेक्शन होगा, बूगर प्लेट करेक्शन की कितनी वैल्यू आती है, बूगर करेक्शन की वैल्यू आती है मेरी डेल्टा। बूगर करेक्शन का बेसिकली फिनोमेना क्या है कि जब मैं एक को बहुत बड़ा कर दूँ और पूरी पूरी प्लेट ले लूँ, तो उसमें मेरी वैल्यू आती है 2π ρgh, 2π रो जी एच, 2π ρgh, ठीक है, रोजी। फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू का होगी, सारी की वैल्यू रख दे तूने यहाँ पे, तो 0.042 इंटू में 10⁻³ रो मिली गैल पर मीटर। इसको अगर हम क्रिस्टल की वैल्यू यहाँ पे क्रिस्टल रॉक्स की जो डेंसिटी है वो डाल देते तो मेरे को यहाँ पे एक्जैक्टली वही मिल जाएगी 0.1 मिली गैल पर मीटर। अगर सी वाटर में कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ पे मेरा जो इफेक्टिव रो है वो कम हो जाएगा। इफेक्टिव रो लेना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, जो रो है मेरी बॉडी का जो यानी कि जो मेरी एनोमली का रो है माइनस में वाटर का रो, क्योंकि वहाँ पे इफेक्टिव मेरा जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगा, करेक्ट, राइट। फिर है मेरा फ्री एयर करेक्शन। फ्री एयर करेक्शन में क्या है, ΔG/ΔR विच इज़ 2G/R, याद रख ले सीधा सीधा, 2G/R 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 2G/R, ठीक है। आर तेरा रेडियस है वो तेरा फिक्स है 6371, जी तेरा फिक्स है 9.8, मैक्सिमम जगह पे फिक्स है मेरा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0.3 मिली गई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर मैं कंबाइंड एलिवेशन करेक्शन करता हूँ, कंबाइंड एलिवेशन करेक्शन क्रिस्टल रॉक के लिए, तो मेरे आते हैं 0.2 ही आते हैं सिंपली, 0.197.2 कह ले, सी की बात है। लैटिट्यूड करेक्शन मैक्सिमम 45 पे होगी, क्योंकि साइन टू लैम्डा से वेरी करते हैं 0 एंड 90, यानी कि इक्वेटर और पोल के ऊपर लैटिट्यूड करेक्शन 0 हो जाएगी अर्थ की वजह से, ग्रेविटी की जो लैटिट्यूड करेक्शन है, ठीक है। मैग्नेटिक करेक्शन भी इसी वे में वेरी करेगी, बट उसका फॉर्मूला अलग है। स्पेसिफिक ग्रेविटी में देखता हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे को ऊपर जो है एयर में सैंपल का वेट लेना है, नीचे एयर माइनस वाटर जब मैं उसको पानी में डुबा चुका हूँ उसका वेट लेना, तो मेरे को स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। क्या बड़ी बात है यार इसमें, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट मेरा डेंसिटी ऑफ रॉक। डेंसिटी ऑफ रॉक्स है, फिर एनोमली है, फिर रीजनल एनोमली, और फिर आइसोस्टेसिस, ठीक है। ये भी खत्म हो जाएगा 20 मिनट में। डेंसिटी ऑफ रॉक्स में सबसे पहले यहाँ पे जो है मेरे पास एक सबसे ज़्यादा इग्नियस में डेंसिटी होगी, बिकॉज वो डीप डाउन है, फिर मेटामॉर्फिक में होगी, और फिर लास्ट में सेडिमेंट्री में होगी। इसके अलावा फिर यहाँ पे अगर मैं रॉक्स की बात करूँ, डेंसिटी ऑफ रॉक्स की, तो ग्रेनाइट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, शेल, सैंडस्टोन। तो जो सैंडस्टोन होता है सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि वो सैंड है, वो तो सबसे ऊपर ही है, ठीक है। शेल, लाइमस्टोन उसके नीचे आ जाएगा, ग्रेनाइट सबसे नीचे है, और डोलोमाइट उसके ऊपर है, ठीक है। तो बस जी डी एल एस याद रख ले, चाहे जी डी एल एस जी डी गोइंका, जी डी एल एस, जी डी लवारी स्कूल, जी डी लाइम स्कूल, कुछ भी। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव हम पढ़ चुके हैं पहले, एयर में सैंपल का वेट ले लो डिवाइड बाय एयर माइनस में वाटर का जो सैंपल वेट है वो कर लो। जो स्पीड होती है किसी भी चीज़ की वो बढ़ती रहती है, जैसे हम डेंसिटी बढ़ाते रहते हैं, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। बस ये देखना कि जो ग्राफ है वो दिया था बर्च मॉडल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ग्राफ आता है जिसमें जो पी की जो वेव वेलोसिटी है वो पहले डिप करती है, और फिर एक पॉइंट आता है जहाँ से दोनों दोनों सेम फॉलो करती हैं। बट स्टार्टिंग में जब लो डेंसिटी में वेरी करता है तो ये मेरी वीपी डिप करती है, बस यही है, एक मिनिमा देखने को मिलता है, जबकि वीएस मेरा चलता रहता है, और फिर बाद में दोनों एक सेचुरेशन वैल्यू अप्रूव कर देते हैं जो कि बहुत कम बढ़ेगी आगे, ठीक है। फिर एक गामा गामा लॉगिंग होती है यार। गामा गामा लॉगिंग में हम कॉम्पिटेंट स्कैटरिंग का यूज़ कर लेते हैं, जिसमें सीजियम हमारा बेसिक सोर्स होता है। सीजियम बिकॉज एटॉमिक क्लॉक्स में काम आते हैं, इसलिए सीजियम को यूज़ कर लेते हैं। सिंटिलेशन काउंटर जो होता है डिटेक्ट द इंटेंसिटी, उसको रख लेते हैं साथ में। शील्ड करने के लिए लेड का यूज़ होता है, बिकॉज गामा रे कैन पेनिट्रेट ओनली 15 सेंटीमीटर इनटू द रॉक। तो गामा गामा जो लॉग होता है ये हमको बल्क डेंसिटी देता है, जहाँ से हम पोरोसिटी निकालते हैं। पोरोसिटी ऑब्वियस सी बात है सेडिमेंट्री की ज़्यादा होगी, मेटामॉर्फिक की उससे कम होगी, इग्निस की सबसे कम होगी, बिकॉज डेंसिटी के इनवर्स में हमारा पोरोसिटी का रिलेशन वेरी करेगा। बोरहोल ज्योमेट्री में मेरे पास, बोरहोल में क्या करता हूँ मैं, खड्डा खोदता हूँ, उसमें दो अलग अलग हाइट के ऊपर ग्रेविटी मेजर कर लेता हूँ। मेरे पास उन दो हाइट का डिफरेंस आएगा, उन दो ग्रेविटी का जो है मेजर करा मैंने उसका डेल्टा जी आएगा, और वहाँ से मैं क्या करूँगा,
डेंसिटी निकालनी है मेरे को, मेन काम तो वही करना बोरहोल्ड ग्रेविमेट्री में। तो मैं वहाँ से रो की वैल्यू निकाल लूँगा, 3.6 माइनस में 12, 3.6, ये 3 ही ले ले यार, 3.3 माइनस 3.3 माइनस में 12 या 3.6 इंटू, ठीक है कुछ भी कह सकता हूँ, 3.6 माइनस 12 डेल्टा जी बाई डेल्टा एच इंटू में 10⁻3, करेक्ट। अब है मेरा बूगर ग्रेविटी एनोमली। बूगर ग्रेविटी एनोमली, अभी तक बूगर प्लेट करेक्शन था, अगर बूगर ग्रेविटी एनोमली की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं माइनस में डेल्टा जी एफ लिख दूंगा, बाकी सब चीज़ें प्लस में आएंगी, और माइनस डेल्टा जी जो मेरा नॉर्मल वैल्यू है, जो मेरी नॉर्मल वैल्यू जो मेरी IGRF ने भी रिकमेंड कर रखी है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं फ्री एयर एनोमली की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं बूगर प्लेट वाले करेक्शन को हटा दूंगा, बाकी सबका सब सेम रहेगा, ठीक है। 3 कंपोनेंट यहाँ पे आएंगे, इसमें 4 कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे रीजनल एंड रेसिड्यूल एनोमली। रीजनल एंड रेसिड्यूल एनोमली डिपेंड करता है तुम्हारे डेंसिटी की एनोमली क्या है। अगर तुम्हारा डेंसिटी का पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट है तो वहाँ पे पॉजिटिव डेंसिटी एनोमली, अगर नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट है तो वो नेगेटिव डेंसिटी एनोमली है। अब इस डेंसिटी एनोमली का जो साइज़ है वो डिटरमाइन करेगा कि ये रीजनल है या रेसिड्यूल है। अगर इसका जो एक्सटेंट है वो बहुत, मतलब अगर तुम्हारा जो रेसिड्यूल एनोमली है वो बहुत बड़ी बॉडी की वजह से है, तो उसका जो एक्सटेंट आएगा वो काफ़ी ब्रॉड आएगा, ब्रॉड एंड लॉन्ग वेवलेंथ आएगा, जिसकी वजह से ये रीजनल लेवल पे एनोमली बन जाएगी। बट अगर ये कोई स्मॉल बॉडी है जिसका शॉर्ट वेवलेंथ है, कम वेवलेंथ है और हाई एनर्जी है, तो यहाँ पे ये रेसिडुअल एनोमली क्रिएट करेगा, ना कि रीजनल एनोमली, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन क्या होता है? कॉन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि अगर मैं किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं फिल्टर फंक्शन के साथ में, तो मेरे को उसका कुछ कॉन्वोल्यूशन मिल जाएगा, कुछ उसमें से रिजल्ट मिल जाएगा। उसमें क्या आएगा कि अगर मेरी बोगर ग्रेविटी एनोमली है, बोगर ग्रेविटी एनोमली, इसके अंदर कुछ इरेगुलरिटी है और मुझे इसको रिमूव करना है, तो मैं लो पास फिल्टर का यूज़ करूँगा, ठीक है, लो पास फिल्टर का जान। और लो पास का मतलब क्या होता है कि ये इससे जो लो है उनको पास नहीं करेगा। लो पास का मतलब कि ये लो फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करेगा, उल्टा है साले फिल्टर, ठीक है। तो इरेगुलरिटी अगर बूगर में रिमूव करनी है तो मैं लो पास को, बिकॉज बूगर वांट हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ, इसको ऐसे याद कर रहे हैं। बूगर को चाहिए लो वेवलेंथ, बूगर को चाहिए लो वेवलेंथ, बूगर को चाहिए लो वेवलेंथ, ठीक है, तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो इसलिए लो पास फिल्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। बूगर लो पास फिल्टर, बूगर लो पास फिल्टर, या फिर ऐसा कर ले जो लो पास फिल्टर है वो लो वेवलेंथ वाली को निकाल देता है। फिर इन्हेंस करने के लिए अगर मेरे को शॉर्ट वेवलेंथ कंपोनेंट किसी, अगर अपनी मैपिंग में किसी करेक्शन में अगर मेरे को शॉर्ट वेवलेंथ को इन्हेंस करना है, शॉर्ट वेवलेंथ, तो मैं वहाँ पे हाई पास फिल्टर का यूज़ करूँगा, ताकि शॉर्ट वेवलेंथ को इन्हेंस करने का मतलब है कि वहाँ पे जो बड़ी वेवलेंथ है उनको काटना है मेरे को, बड़ी वेवलेंथ को काटने का मतलब है कि मेरे को जो छोटी फ्रीक्वेंसी है उनको काटना है। तो इसीलिए मैं नहीं, लॉजिक नहीं बनाई, याद करना पड़ेगा। शॉर्ट वेवलेंथ को मैं हाई पास, अपोजिट है प्रॉपर, शॉर्ट वेवलेंथ हाई पास, लॉन्ग वेवलेंथ लो पास, एल एल लो पास, बी बी एल था, बी एल बी एल एल एल, ठीक है, ऐसे कर लेंगे इसको। अब आ जाता है मेरे अलग अलग बॉडी के शेप और उनके ऊपर दी हुई एनोमली, ठीक है, ओके। तो स्फेरिकल, अगर मेरी स्फेरिकल एनोमली है तो पहली बात तो अगर मेरा जो इंट्रूसिव रॉक है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी डेंसिटी, उसकी अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे मेरे को पॉजिटिव एनोमली मिलेगा। अगर उसकी डेंसिटी कम है तो वहाँ पे नेगेटिव एनोमली मिलेगी, बिकॉज जो इफेक्टिव वहाँ पे डेंसिटी होनी चाहिए वो उसकी वजह से ही डिपेंड कर रही है। उसकी क्या वैल्यू आती है यहाँ पे, उसकी वैल्यू आती है डेल्टा जी इज इक्वल टू वी जी, वी जीरो, वी रो जी कर लेते हैं, वी रो जी, डेल्टा जी इक्वल टू वी रो जी इंटू में जेड डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, करेक्ट। अब जैसे जैसे इसका, अगर मैं जेड जो है डेप्थ है और एक्स इसका रेडियस कह लेते हैं, या फिर जो एक्स जो है इसका नॉर्मल से डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर जीरो से डिस्टेंस है, जब भी मेरे को डेल्टा जी का पीक देखना पड़ेगा तो मैं वहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो कर दूंगा और पीक की वैल्यू आ जाएगी मेरी वी रो जी जेड, वी रो जी जेड स्क्वायर, वी रो जी बाई जेड स्क्वायर, वी रो जी बाई जेड स्क्वायर, ये मेरी पीक की वैल्यू है। अब जो z है वो मेरी डेप्थ है, जैसे जैसे अगर मैं मेरी डेप्थ इंक्रीज करता रहूँगा तो मेरी जो डेल्टा जी की वैल्यू कम होती रहेगी। इस वजह से जो मेरी कर्व आ रही है जो कि गॉसियन कर्व टाइप की थी, अब वो जो है फ्लैट होना स्टार्ट कर देगी। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं अपने सोर्स को, अगर मैं मेरे सोर्स को और डीप लेके जाऊँगा तो इसकी वजह से मेरे को स्मॉल ग्रेविटी एनोमली मिलेगी, बट इसका जो स्प्रेड होगा वो ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है, पीक ऐसे से ऐसे हो जाएगा, करेक्ट। फिर इसके बाद में यहाँ पे एक डब्ल्यू हाफ का, हाफ विड्थ का कंसेप्ट आता है, जिसका मतलब होता है कि वो स्पेक्ट्रम जेड की वो वैल्यू जहाँ पे मेरी जो स्पेक्ट्रम की विड्थ है वो हाफ हो जाती है, ठीक है, ये जो विड्थ है ये मेरी हाफ हो जाएगी वो वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं स्फेरिकल एनोमली कंसीडर करता हूँ तो मेरे को मिलती है 0.65, 0.65 हाफ विड्थ, ये मेरे को जेड की वैल्यू मिलती है, ठीक है, 0.65 इंटू हाफ विड्थ, ओके।
फिर आगे अगर मैं बात करता हूँ डेप्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फिर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एनोमली, अगर मेरी कोई एनोमली ऐसे लाइन की तरह पड़ी हुई है, करेक्ट, मान लिया वो z डिस्टेंस पड़ी है और x उसका टोटली स्प्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले डेल्टा जी z जो होता है वो होता है इसका 2gm z बाय जेड स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये वैल्यू तेरी हमेशा रहेगी। ऊपर भी तेरे यहाँ पे थी z बाय जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3/2 था बिकॉज इट इज स्फेरिकल। यहाँ पे लाइन है तो यहाँ पे सीधी लाइन है तो एक ही आ जाएगा सिंपली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं हम, ईजी पड़ता है। लाइन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल आता है वो लोगरिथमिक में आता है, इसलिए यहाँ पे हमको जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा वो भी मैं लोगरिथमिक पोटेंशियल ही नाम लिखूंगा बिकॉज इसका फंक्शन लोगरिथमिक में है। कैसा है, gm log 1/√x का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर, करेक्ट, ये खत्म हो गया। अब इसके बाद में अगर मैं हॉरिजॉन्टल सिलेंडर की बात करता हूँ तो सिलेंडर में मेरे पास कुछ एंटीक्लाइन होता है, कुछ सिंक्लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल सिलेंडर एंटीक्लाइन की तरह काम कर सकता है, सिंक्लाइन की तरह काम करता है। अगर एंटीक्लाइन की तरह बात करेगा तो ये जो है डेंसिटी बढ़ा देगा यहाँ पे, ठीक है। सिंक्लाइन होगा तो वो सिंक कर लेगा, डेंसिटी को रिड्यूस कर देगा वहाँ पे, वैली वाला कंसेप्ट लगा ले, ठीक है, या फिर कैसी कंसेप्ट लगा ले, तो ये पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेगा, ये नेगेटिव एनर्जी जनरेट करेगा। अब यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, एरिया लिख सकते हैं इसको 2πr², जो उसका वो पूरा होता है, नहीं वो πr² होता है, 2πr² मान लेते कुछ तो है, ठीक है। तो 2πr² रो जी 2πr² रो जी डिवाइड बाई जेड का स्क्वायर आर का स्क्वायर। तो ये जो है पहले एक लाइन थी, सिंपली लाइन थी, उसको मैंने 2π घुमा दिया तो मेरा 2π का फैक्टर आ गया, बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पे। और r² जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए लगाना पड़ेगा, मेरे को याद रखने की बात कर रहा हूँ। तो जो सेंटर पीक वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 कर दूंगा तो मेरे को यहाँ पे 2πr² जी डेल रो बाय जेड मिल जाएगा। हाफ विड्थ की अगर उस बात करता हूँ तो यहाँ पे वो डेप्थ जिसके ऊपर मेरी विड्थ हाफ हो जाती है वो आती है मेरी z = 0.5 w 1/2। इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो है z जो है जल्दी ही, यानी कि हाफ विड्थ अगर मान लूँ मैं दोनों की बराबर है तो मेरे को कम विड्थ पे सिलेंडर का स्पेक्ट्रम वो हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा, जबकि जो स्फीयर है उसका बहुत देर में होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो स्फेरिकल है वो मेरा काफ़ी रैपिडली डिक्लाइन करता है, जबकि जो सिलेंड्रिकल एनोमली का ग्राफ है वो मेरा लेस रैपिडली डिक्लाइन करता है। फिर हॉरिजॉन्टल अगर थिन शीट की बात करता हूँ, यानी कि एक पूरी शीट ही पड़ी हुई है मान लीजिए, तो डेल्टा जी = 2gm था इधर। अगर मैं ये बात करता था लाइन की, 2gm था, यहाँ पे m की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा t आ जाएगा, 2g रोटी 2gmt था, यहाँ पे 2g रोटी आ जाएगा, 2g रोटी टेंजेंट इनवर्स ऑफ थीटा 2 थीटा 2 की वैल्यू क्या आएगी यार यहाँ पे, तो को दिख रहा है ये तेरा ये है, यहाँ से बस ये है मेरे देखियो कि ये जो तेरा एंगल नीचे से है, ऊपर से एंगल नहीं है, नीचे से एंगल लेगा तो क्या आएगा तेरा x2, ये है x2 डिवाइड बाय z, x1 डिवाइड बाय z दोनों में। अगर सेमी इनफाइनाइट शीट हो गई तो 1π/2 आ जाएगा, माइनस में टेंजेंट इनवर्स x/z, x ऊपर रहेगा z नीचे रहेगा, कॉमन सेंस वाली बात है ये, क्योंकि अगर छोटी कर दूंगा वैल्यू तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी इसका, ये इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो मुझे x को बड़ा ही रखना, तो बड़ी वाली टर्म ऊपर ही रहेगी मेरी। अगर मैं फुल इनफाइनाइट शीट ले जाता हूँ तो ये मेरा बोवर करेक्शन ही बन जाता है, विच इज डेल्टा जी = 2π रो जी टी, 2π रो जी टी, 2π रो जी टी, 2π रो जी टी, 2π रो जी टी या रो जी एच, ठीक है। फिर अगर हॉरिजॉन्टल स्लैब की बात कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल स्लैब और हमारी सेमी इनफाइनाइट शीट, ये तो थी शीट जो कि मेरी एनोमली के अंदर थी। स्लैब होता है कि भाई पहले ठीक चल रहा था बट बीच में एक डब्बा ये स्लैब की तरह आ गया, तो स्लैब एक एडिशनल एनोमली की तरह हम उसको मान लेंगे कि पहली एनोमली थी उसको प्लेस कर दिया, तो इसमें यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस टेंजेंट इनवर्स x/z π/2 2g का फैक्टर, याद बस तू याद रख, 2g का फैक्टर यहाँ भी है, 2g का फैक्टर यहाँ भी है, 2g का फैक्टर यहाँ पे भी है, 2πr² यानी कि 2g का फैक्टर इधर भी है, और 2g फैक्टर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन में भी है, एंड बस यहाँ पे मुझे v रो जी चाहिए, 2 नहीं v चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं मेरी रीजनल ग्रेविटी एनोमली के ऊपर। रीजनल ग्रेविटी एनोमली मेरी कैसे वेरी करती है यार, चले ऑल राइट। तो अगर मैं बात करता हूँ मेरी कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक ग्रेविटी एनोमली की, जो मेरी रेफरेंस अर्थ है वो मेरा हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे है, जबकि मेरे जो कॉन्टिनेंट और ओशन है ये दोनों आपस में आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, यानी कि मेरी क्रस्ट जो है मेंटल साथ में इक्विलिब्रियम पे है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलता हूँ। जो माउंटेन रीजन है क्योंकि वो सी लेवल के ऊपर है तो वहाँ पे मुझे बुगर एनोमली नेगेटिव मिलेगी, जो ओशन है मेरे सी लेवल के नीचे या सी लेवल पे ही है तो मेरी बुगर को पॉजिटिव देगा। अब याद रखियो जब भी मेरी नेगेटिव बुगर एनोमली आती है तो मैं वहाँ पे लो डेंसिटी रूट जोन फाइंड करता हूँ, जब भी मुझे पॉजिटिव बुगर एनोमली मिलती है तो वहाँ मुझे हाई डेंसिटी मिल जाती है, क्यों, क्योंकि बुगर से मैं डेंसिटी को रिलेट करता हूँ, अगर नेगेटिव तो फिर लो डेंसिटी, अगर पॉजिटिव तो फिर हाई डेंसिटी रूट जोन, करेक्ट, ठीक है। अगर ये बता चुका हूँ। फिर ओशन एनोमली जो थी,
ओशन सॉरी ग्रेविटी एनोमली अक्रॉस माउंटेन चेन में नेगेटिव बुगर करेक्शन यानी कि लो डेंसिटी रूट आ गया। ठीक है, अब ये कुछ करेक्शन था कि नॉर्थ से साउथ अगर माउंटेन चेन आ जाए तो पहले मोला, फिर आसिफ, फिर पैनिक और फिर एल्प बंदर। ठीक है, फिर जी एल ग्रेविटी एनोमली अक्रॉस ओशन ब्रिज। हमने माउंटेन पे देखा, हमने ओशन और कॉन्टिनेंट पे देखा, अब हम आ गए हैं ओशन वाली रिज के ऊपर। तो ओशन रिज के ऊपर जो फ्री एयर एनोमली वो तो कम हो गई, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम देख चुके हैं जो फ्री एयर एनोमली होती है वो नेगेटिव होती है ओशन के अंदर। विडो एयर कौन सी डोमिनेट करती है? मेरी बूगर डोमिनेट करती है। और जो अब अगर मैं अंदर ही जा रहा हूँ तो मेरी जो फेज़ जो मेरी पी वेव की जो वेलोसिटी है वो क्रिस्टल जो रॉक्स होते हैं, बसाल्ट होता है मेरा और गब्रो होता है ओशन के अंदर, इनमें 4 से 5 किलोमीटर रहती है। जैसे ही मेटा यानी कि जो ट्रांजिशन आता है इनके बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, वहाँ पे 6.8 हो जाएगी और अपर मेंटल में मैक्सिमम अटेन करती है 8 के ऊपर। ठीक है, तो अपर मेंटल में ये मैक्सिमम अटेन करती है CM यानी कि मोहो डिसकंटिन्यूटी पे ये अपना मैक्सिमम अटेन कर लेगी। ऑलराइट, अगला पढ़ नहीं रखा। अब हम बात कर लेते हैं आइसोस्टेसी की। लास्ट टॉपिक है, इसमें भी एक ही पढ़ रखा है, मैं ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आइसोस्टेसी सबसे पहले बुगर करेक्शन अगर मुझको एच पे लेनी तो कितनी आएगी मेरी? वो आएगी मेरी 3/2 GH रोसी बाय रोनोट R, GH रोसी बाय रोनोट R। तो रोसी क्या है? मेरा क्रिस्टल रॉक डेंसिटी है एग्जैक्टली। ठीक है, रोसी क्या है? मेरा क्रिस्टल रॉक डेंसिटी। रोनोट क्या है? मेरा मीन अर्थ डेंसिटी। यहाँ से जाएगा मेरा, तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एन प्लस अल्फा एस, बीटा इज इक्वल टू बीटा एन बीटा एस। अल्फा बीटा क्या है यार? अल्फा तेरी लोकल प्लम लाइन है जो कि तेरी सेंटर पे होनी चाहिए थी, बट क्योंकि यहाँ पे एनोमली है तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है थोड़ा चेंज हो जाएगी। बीटा क्या है? डेविएशन। तो मेरा जो नेट डेविएशन आएगा वो क्या आएगा? अल्फा माइनस का बीटा, और अल्फा क्या मेरा? दोनों का एंगल मिला के बीटा, दोनों का एंगल मिला के अल्फा बीटा निकालने कैसे? ट्रायंगुलेशन से निकाल लेंगे। ठीक है, जो मेरा वेरिएशन आता है ये इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ पे जो वेरिएशन आता है वो मेरा वही आता है जो मेरा बूगर एनोमली से था। ठीक है, इतना याद रखिए बस। बुगर एनोमली क्या था? डेल रो बाय डेल सी बाय डेल रो नोट। ओके, अब यहाँ पे एनोमलस डिफ्लेक्शन क्यों आती है, हम क्यों देखते हैं आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम में? यहाँ पे क्यों हमको ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे लो रॉक डेंसिटी होती है, नेगेटिव बुगर करेक्शन होता है, उसकी वजह से यहाँ पे जो लेटरल अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। कम होने की वजह से यहाँ पे कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा और उसकी वजह से यहाँ पे आइसोस्टेटिक अप्लाई करेंगे। आइसोस्टेटिक के 3 मॉडल होते हैं मोटे मोटे, एक एरी हैंसिंगन होता है, एक होता है प्रेट हेफोर्ड और एक तीसरा होता है। प्रेट हेफोर्ड और तीसरा हमने बाद में करेंगे या फिर कर नहीं रखा, देखी जाएगी जब मेंस आएगा तब। तो अभी इसका कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो एरी हैंसिंग मॉडल क्या बोलता है भाई कि जो तुम्हारी अपर लेयर है अर्थ का वो फ्लोट कर रहा है डेंसर मैग्मा के ऊपर। अब वो फ्लोट कर रहा है तो यानी कि मैं इसको इक्वल प्रेशर यानी कि मैं इसको हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मान लूँगा ईजिली, और इक्वल डेप्थ के ऊपर वहाँ पे इक्वल प्रेशर होगा। ये किसने बोल था? हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में बोलता है ये। और उसका प्रिंसिपल क्या लगाऊंगा फिर मैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाऊंगा। ओशन बेसिन के अंदर जो मेंटल है अगर वो आ जाए ओशनिक क्रस्ट और ओशन डेप्थ के ऊपर तो यहाँ पे मैं एंटी रूट जोन बोल दूंगा। क्या? अगर ओशन बेसिन में मेंटल आ जाए बिटवीन द बेस ऑफ ओशनिक क्रस्ट एंड नॉर्मल क्रस्टल डेप्थ तो मेरा एंटी रूट जोन। क्यों? क्योंकि रूट जोन में देख रहा था जब मेरी सरफेस पे एनोमली होती है, बट अगर मेरा इनसाइड ऑफ सरफेस एनोमली स्टार्ट हो गई तो मेरे को एंटी रूट जोन मिलता है। जैसे कि ये मेरा एंटी रूट जोन है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मेरा मेंटल जो है ऊपर आ चुका है थोड़ा। अब अगर मेरे को निकालना है भैया, चलो इसका रूट जोन निकालो, माउंटेन का रूट जोन, एक माउंटेन का रूट जोन, तो वो क्या है? रोसी क्रिस्टल, रोसी डिवाइड बाय रो एम माइनस का रोसी इंटू में H1। ठीक है, कोई और माउंटेन होगा तो उसका निकालना है रोसी डिवाइड बाय रो एम माइनस का रोसी इंटू में H2 जो उसकी हाइट है। अगर मान लें मुझे एंटी रूट का निकालना है कि मेरा एंटी रूट की डेप्थ कितनी है, एंटी रूट की विड्थ कितनी है, जो भी है, तो वो होएगा मेरा रोसी, क्योंकि रो जैसे ही मैं वाटर की बात करता हूँ तो मेरा इफेक्टिव रो चेंज होता है। इफेक्टिव रो क्या हो जाएगा? रोसी माइनस का रो डब्ल्यू, रोसी माइनस का रो डब्ल्यू इंटू में डेप्थ कितनी है उस एनोमली की डिवाइड बाय रो एम माइनस का रोसी। एनोमली की डेप्थ नहीं, यहाँ पे हम उसके सब्सटेंस की डेप्थ लिख रहे हैं। जैसे कि अगर माउंटेन होता है यहाँ पे एच लिखते हैं, माउंटेन की हाइट लिखते हैं, ना कि माउंटेन की एनोमली की, वो तो हम निकाल ही रहे हैं। तो जो डेप्थ आएगी ये भी ओशन की डेप्थ आएगी, ना कि उसकी एनोमली की। ठीक है, तो ये आइसोस्टेटिक खत्म। अब अगला आएगा चैप्टर नंबर 3।